नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल संस्कृत व्याकरण का जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का शाब्दिक अर्थ होता है विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और जब परिभाषा पर जाएंगे तो परिभाषा में देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ मनधर रथः, विसर्ग के बाद यहाँ पर व्यंजन वर्ण आया है र, और परिवर्तन हुआ है किसमें? विसर्ग में। यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है तो मनोरथा हो गया, यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। उसी प्रकार नमधन्ते, नमस्ते, यहां विसर्ग के स्थान पर आधा स, आधा स मतलब कौन सा स है? दंत्य स, यहां पर आधा स हो गया, यहां विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। उसी प्रकार यहां पर देखिए वाक्धन ईशा, यहां व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया है और यहां पर परिवर्तन किसमें हुआ है? व्यंजन वर्ण में, वागीसा। ये जो है आपके परिभाषा है। अब इसका जो प्रकार है विसर्ग संधि का, पहला प्रकार है उत्त विसर्ग संधि, दूसरा है ओत्त विसर्ग संधि, तीसरा है लोप विसर्ग संधि, चौथा है रुत्त विसर्ग संधि, पांचवा है सत्व षत्व सत्व विसर्ग संधि, छठवा है प्रकृति विसर्ग संधि। ये संधि पढ़ेंगे। और संधि का नामकरण कैसे हुआ है आप सब जानते हैं। जैसे मैं स्वर संधि में भी बताया था, व्यंजन संधि में बताया था, ऐसे ही विसर्ग संधि में विसर्ग का नामकरण हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे उत्त विसर्ग संधि। इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, अर्थात विसर्ग से पहले या बाद में दोनों स्थानों पर ह्रस्व आ जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है तथा बाद वाले अ के स्थान पर अवग्रह लग जाता है। ये जो है उत्त विसर्ग संधि का नियम है। अब यहां पर क्या कहते हैं कि यहां पर देखिए कह धन अपि, कह में विसर्ग है। आपके नियम भी यही कहता है कि विसर्ग के पहले क में आ है। यदि हम इसको क को और तोड़ेंगे तो क में हलंत धन आ होगा, अर्थात विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद विसर्ग के बाद भी आ है, अर्थात द्वितीय पद में। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्यों होता है? अ और उ मिलकर के गुण होता है और गुण में ओ हो जाता है। इसका एक सूत्र है, उसके कारण विसर्ग में ओ हो जाता है। और यहां पर जो अ है द्वितीय पद का अ, तो ओ और अ मिल करके अवग्रह, अवग्रह मतलब पूर्व रूप स्वर संधि पढ़े होंगे, उसमें ए ओ के बाद अ आता है तो अवग्रह हो जाता है। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और द्वितीय पद अ के स्थान पर अवग्रह हो गया, तो को धन अपि। उसी प्रकार गज धन अपि, यहां विसर्ग के पहले आ है गज ज में और उसके बाद आ है, तो यहां पर विसर्ग में ओ हो गया गजो और यहां पर आ का अपि अवग्रह लग गया, गजो अपि। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है नर धन अवदत, यहां भी विसर्ग के पहले र में, नर के र में आ है और उसके बाद वाले पद में आ है, तो नरो अवदत। उसी प्रकार है रामः धन अयम, रामो अयम। फिर है स धन अत्र, सो अत्र, क्योंकि विसर्ग है। विसर्ग यहां पर स में आ है और यहां पर द्वितीय पद के प्रथम वर्ण आ है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और अ के स्थान पर अवग्रह, तो सो अत्र। उसी प्रकार पुरुषा धन अयम, पुरुषो अयम। सिंह धन अपि, सिंहो अपि। चंद्र धन अपि, चंद्रो अपि। प्रथमा धन अध्याय, प्रथमोध्याय।
चंद्रधन अपि चंद्रो अपि। तो यहां पर देख रहे हो, यहां अवग्रह जो लगा है, यहां पर चंद्रों में ओ है, उसी प्रकार यहां भी है, उसी प्रकार चंद्रो अपि में भी है। तो सभी में ओ और अवग्रह लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये है आप लोगों का उत्त विसर्ग संधि। दूसरा नियम देखिए, उत्त विसर्ग संधि, इसका सूत्र है हसी च। इसका नियम है, यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ आ जाए तो और बाद में अ यह विसर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम या व र ल आए तो विसर्ग को ओ हो जाता है। अब यहां पर देखिए, वर्ग का तृतीय अक्षर मतलब वर्ग का तृतीय अक्षर ग ज ड द ब, वर्ग का चतुर्थ अक्षर घ झ ढ ध भ, वर्ग का पंचम अक्षर ग य ण ण म। ये वर्ण आए य व र ल आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यहां पर देखिए, मना धन रथ, यहां पर देखिए विसर्ग के आगे मना न में अ है और उसके बाद र है, र बोल रहा है यहां पर या व र ल, तो यहां पर र आया है तो यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया मनोरथा, मनः धन रथा, यहां पर ओ हो गया। उसी प्रकार यशः गानम, यहां देखिए विसर्ग के पहले अ है और उसके आगे ग है। अब ग कौन से वर्ण है? वर्ग का तृतीय अक्षर है। देखिए यहां पर वर्ग का तृतीय अक्षर में ग है, आपके नियम भी यही कहता है। अ के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम या व र ल आए तो ओ के स्थान, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो यहां भी ग आया है तृतीय वर्ण, तो यहां यशो गानम ओ हो गया। उसी प्रकार देवः धन गच्छति, यहां देखिए विसर्ग के पहले देव में व में अ है और यहां द्वितीय में ग है, अर्थात वर्ग का तृतीय अक्षर, तो यहां देवो गच्छति हो गया, ओ हो गया। उसी प्रकार छात्र धन नयति, यहां पर विसर्ग के पहले छात्रा में अ है और विसर्ग के बाद नयति, न कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण, क्योंकि पंचम वर्ण यहां पर बोल रहा है तो पंचम में देखिए पंचम वर्ण में ग या न, तो ये न आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, अर्थात छात्रो नयति। यहां देखिए मना धन बलह, यहां विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद क्या है? ब, तो ब देखिए कौन से वर्ण है विसर्ग का? ये आपका वर्ग का ब तृतीय चतुर्थ या पंचम होना चाहिए। तो ब देखिए यहां पर देखते हैं इसमें कहां पर है? ये तृतीय ग ज ड द ब, तो ये ब तृतीय वर्ण है वर्ग का, तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर वो हो गया, अर्थात मनोबलाह। उसी प्रकार है मना धन अनुकूल, मना धन अनुकूल, यहां पर विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद भी अ है, आपके यहां पर जो कह रहे हैं है ना अ, तो यहां पर मनोनुकूला हो गया। तीसरा नियम देखिए, रुत्त विसर्ग संधि, रुत्त मतलब र हो जाता है। यहां देखिए यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष वर्ण, घोष वर्ण मतलब आप पढ़े होंगे वर्ण परिचय में, घोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो घोष वर्ण में कौन कौन से आता है? वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम, ये तीनों वर्ण घोष वर्ण कहलाता है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण घर्षण करते हुए वायु बाहर निकलती है हमारे मुख से। और अघोष मतलब वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, ये अघोष वर्ण है। तो यहां पर देखिए घोष वर्ण में वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण या व र ल हो तो विसर्ग में
र हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, र। यहां देखिए मुनि धन अत्र, यहां विसर्ग के पहले अ नहीं होना चाहिए या आ नहीं होना चाहिए, तो यहां पर नहीं है। विसर्ग के पहले क्या है, ई है, मुनि में ई, उसके आगे क्या है, स्वर है, स्वर होना चाहिए या घोषवर्ण होना चाहिए या वरला होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो यहां देखिए स्वर आया है अ, तो यहां र हो गया, मुनिरत्र। उसी प्रकार रवि धन उदेति, यहां विसर्ग के पहले रवि में ई है और उसके आगे स्वर है उ, तो यहां पर र हो गया, रविर उदेति, रविर उदेति। उसी प्रकार धेनु धन गच्छति, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले धेनु में उ है और उसके बाद ग। अब ग कौन से वर्ण है जानते हैं, बता दूं, ये घोष वर्ण है। घोष वर्ण मतलब वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर देखिए ग। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर र हो गया, धेनुर गच्छति, यहां पर र है, धेनुर गच्छति। उसी प्रकार पीतु धन इच्छा, यहां विसर्ग के पहले उ है और उ के बाद ई स्वर आया है, तो यहां पर र हो गया, पीतुर इच्छा, पीतुर इच्छा मतलब पीतुर इच्छा हुआ। फिर निधन आहारा, यहां भी देखिए विसर्ग के पहले नी है, क्योंकि इसमें आ या आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो सकता है। उसके आगे स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम या वरला होना चाहिए, तो यहां पर स्वर है, तो यहां पर नीराहारा, नीर आहारा, नीराहारा र हो गया। उसी प्रकार निधन आशा, निराशा, यहां भी र हुआ है। उसी प्रकार निधन धन, निर्धन, यहां देखिए र हो गया, यहां नी है, यहां भी नी है। उसके आगे ध, निधन धना। अब धना हमें कौन से वर्ण है देखिए, घोष है कि अघोष है कि क्या है, ध। तो आपके नियम क्या कहता है, वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण घोष है, तो धनुष का ध को देखिए, ये वर्ग का चतुर्थ अक्षर में ध है, इसलिए यहां पर र हो गया, निर्धना, निर्धना। चौथा देखिए विसर्ग लोप, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग से पूर्व या पहले अ या आ आए तथा बाद में इनसे कोई भिन्न स्वर या घोष वर्ण, घोष वर्ण मतलब वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये क्या कहलाता है, घोष वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे रामा धन इच्छति, विसर्ग के पहले अ या आ आए तो यहां विसर्ग के पहले रामा, राम, राम में अ है, उसके बाद कोई इनसे भिन्न स्वर, अ से कोई भिन्न स्वर ई आया है, तो यहां पर क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। यहां देखिए रामिच्छति, ई जो है इसमें मिल गया, रामिच्छति हो गया। उसी प्रकार सूता धनेव, यहां विसर्ग के पहले सूत त में अ है, उसके आगे इनसे भिन्न स्वर ए है, तो विसर्ग का लोप हो करके क्या हो गया, सुतेव, ए जो है ए इसमें जाकर के मिल गया। उसी प्रकार सूर्य धन उदयति, यहां भी अ है और यहां स्वर है उ, तो यहां विसर्ग का लोप होकर के सूर्यद्यति हो गया, सूर्यद्यति। फिर देवाधन अत, यहां आ है, यहां सूर्य में अ है और यहां आ है, आपके नियम भी वही कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ आवे तो यहां आ गया है, आके आगे कोई भिन्न स्वर हरस्वा है ना, यहां दीर्घा है और इनसे आगे हरस्वा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, देवात अर्थात विसर्ग का लोप हो गया। अब देखिए सत्व, 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 विसर्ग संधि। सूत्र है विसर्जनीयस्य स, अर्थात विसर्ग के बाद च छ होने पर स हो जाता है, ट ठ होने पर स हो जाता है तथा त थ होने पर स हो जाता है। अर्थात ये स कौन से है, तालव्य स,
और ये मूर्धन्य स और ये दंत्य स। ठीक है, यहां पर उदाहरण के लिए मैं लिखा हूं, विसर्ग के बाद च छ होने पर श हो जाता है, ट ठ होने पर स हो जाता है, त थ होने पर श हो जाता है। कभी कभी ये विसर्ग के बाद च छ या स भी हो सकता है, ट ठ या स भी हो सकता है, त थ या स भी हो सकता है। अर्थात ये अकुविसर्जनम कंठ ईची असनम तालु, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। अब यहां देखिए, जैसे विसर्ग का स हुआ यहां पर, कह धन चित, यहां पर स हुआ है, कौन से स? तालव्य स। उसी प्रकार रामाधन सेते, रामस्यते, यहां भी तालव्य स हुआ है। निधन चल, यहां भी तालव्य स हुआ है विसर्ग के स्थान पर। चंद्रधन शोभते, चंद्र शोभते, यहां भी क्या हुआ है? तालव्य स। उसी प्रकार सत्व व्यंजन देखिए, धनु धन टंकारा, यहां विसर्ग के बाद ट आया है तो यहां पर मूर्धन्य स हो गया, षटकोण का स जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार रामाधन षष्ठ, राम षष्ठ यहां भी हो गया है। उसी प्रकार रामाधन टिकते, रामस टिकते। निधन फल, निष्फल। उसके बाद है सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग मतलब दंत्य स, जिसको हम बोलते हैं सरोता के स। तो यहां पर देखिए नम धन कारः, नमस्कार, यहां स हो गया। उसी प्रकार पूरा धन कारः, पुरस्कारः। मना धन तापः, मनस्तापः, यहां आधा स हुआ। फिर नम धन ते, नमस्ते, विसर्ग का क्या हो गया? यहां पर स हो गया। ठीक है, तो ये कौन से स है? तालव्य स। ये जो है मूर्धन्य स और ये जो है दंत्य स। ठीक है, विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र, विसर्ग संधि का और पुरुष संधि प्रकरण का अंतिम सूत्र मैं बताने जा रहा हूं। इसके पहले प्रिय विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब पढ़ेंगे हम विसर्ग प्रकृति, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है और बाद में श श स हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात विसर्ग प्रकृति, जैसे हम स्वर संधि में प्रकृति भाव स्वर संधि पढ़े थे 8वां, प्रकृति भाव में उसके प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही विसर्ग के प्रकृति में यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, उसे विसर्ग प्रकृति संधि कहते हैं। तो यहां पर देखिए दुह धन शासन, यहां पर विसर्ग के बाद स आया है, सकर का स, जिसे हम क्या कहते हैं? अकुविसर्जनम कंठ ईचुसनम तालु, तालव्य स। तो यहां पर कोई विसर्ग में परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार बाला, विसर्ग के बाद भी यहां भी से है तो बाला धन से ते, बाला से ते, यहां भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार विसर्ग के बाद षष्ठ, कौन से षष्ठ है? मूर्धन्य स, जिसको हम षटकोण के स बोलते हैं, ये मूर्धन्य स है। तो यहाँ देवा षष्ठ, यहां भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद नि धन संदेह, ये कौन से स है? दंत्य स। तो नि धन संदेह, यहां भी कोई विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यहां प्रथमा धन सर्ग, तो यहां भी प्रथमा सर्ग, यहां विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हुई आप लोगों का विसर्ग संधि। अब इसके बाद मेरा आगामी वीडियो रहेगा समास प्रकरण पर, तो आगे देखते रहिएगा। धन्यवाद।